हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो ये हमारी UPSC की हिस्ट्री की सीरीज़ का 12वां वीडियो है। हम इसमें पढ़ रहे हैं तुगलक वंश के बारे में। हमारी जो है ये सल्तनत काल की जो है दूसरी वीडियो होने वाली है। सल्तनत काल के पहले वीडियो में हमने अपना गुलाम वंश को कंप्लीट कर लिया है और खिलजी वंश को कंप्लीट कर लिया है। इसमें हम लोग तुगलक वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। दरअसल क्या होता है, जब अलाउद्दीन खिलजी अपना साम्राज्य ख़त्म करता है, अपना उसकी मृत्यु होती है, तो उसके मृत्यु होने के बाद में जो नए रूलर्स आते हैं वो बहुत एफिशिएंट रह नहीं जाते हैं। वो साम्राज्य को संभाल नहीं पाते हैं। 4 सालों तक किसी तरीके से उनका वंश चलता रहता है, दिल्ली पे शासन करता रहता है। लेकिन उसके बाद में गयासुद्दीन तुगलक जो है राजा बनता है 1320 में, और ये 1325 तक शासन करता है। इसके शासनकाल में क्या होता है, 29 बार मंगोल आक्रमण होते हैं जिसको इसने विफल किया था। और इसने जो भूमि अलाउद्दीन खिलजी ने अमीरों की वापस लेके रखी थी, वापस ले ली थी, ये उसने क्या किया कि उन अमीरों को उनकी भूमि वापस लौटा दी। इसलिए अमीर जो है, जो अमीर उस टाइम के हुआ करते थे, जो सरदार हुआ करते थे, ये इसके पक्ष में काफ़ी हद तक आ गए। और क्या होता है, इसने ये सल्तनत काल में पहला ऐसा सुल्तान था जिसने नहरों का निर्माण कराया था। इसने नहरों का निर्माण कराया था, कुछ कुएँ खुदवाए थे। एक रोमन शैली का बड़ा, उस टाइम का बड़ा आधुनिक नगर था तुगलकाबाद। ये शहर जो है ये इसका बसाया हुआ था। और इसके बाद में इसका भतीजा था और ये इसका दामाद भी था, ये जूना खां नाम था। इसका एक लकड़ी का किला था। तो ये जब बंगाल से लौट रहा था, बंगाल से वापस आ रहा था, तो उसके लकड़ी के किले में दबकर इसकी मौत हो जाती है। इसके बाद में यही जूना खां जो होता है, ये मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से ये अपना राज्याभिषेक कराता है और फिर से ये गद्दी पर बैठता है। इसके बाद ये 1325 में अपना शासन स्टार्ट करता है और 1351 तक इसका शासन चलता है। अब इसके शासन के बारे में काफ़ी जो है, काफ़ी इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ लोग इसको जो है बहुत ज़्यादा इसको ऐसा बताते हैं कि ये सारे सुल्तानों में, जितने भी सुल्तान हुए हैं सल्तनत काल में, इनमें सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान, विद्वान, सबसे योग्य सुल्तान था। लेकिन क्या होता है, चूँकि इसकी इसकी योजनाएं भी बड़ी अच्छी थीं, लेकिन इसका किस्मत इसके साथ नहीं देती है। और अंत में इसकी जितनी योजनाएं थीं, इसने उम्र भर जितने भी काम किए, सारे में लगभग फेल रहा। इस वजह से इसको लोग स्वप्नशील, पागल, पिपासु यानी रक्त को पीने वाला, जनता का खून पीने वाला, ऐसे ऐसे टाइटल्स लोग इसको दिया करते थे। इसने क्या किया था, एक नया कृषि विभाग बनाया था अमीर कोही नाम का। और अफ्रीकी यात्री जिसका नाम आपने सुना होगा, इब्ने बतूता करके था एक अफ्रीकी यात्री, ये मोरक्को से आया हुआ था इंडिया में। ये 1333 ईस्वी में इंडिया में आता है, दिल्ली में इसके दरबार में जाता है। और सुल्तान ने क्या किया, इसको खुश होके वहाँ का जो है काजी बना दिया। उसको बहुत प्रसन्नता होती है उससे बातचीत करके, और उसको वहाँ का दिल्ली का काजी बना दिया। वो 12 वर्षों तक जो है दिल्ली में काजी के तौर पे काम करता रहा। और उसके बाद फिर ये 1245 ईस्वी 1342 ईस्वी में, सॉरी मैंने डेट्स कुछ गलत लिख दी हैं, वो 1342 ईस्वी में यहाँ से, नहीं डेट सही है, 1342 ईस्वी में ये जो है राजदूत बन के चीन की यात्रा करने के लिए जाता है। चीन में यहाँ से जाता है इसका राजदूत बन के, मोहम्मद बिन तुगलक का। अब इसकी योजनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। यही सबसे ज़्यादा इसके विवाद का विषय है। इसमें क्या था, दरअसल इसने बहुत अपने टाइम से आगे बढ़कर चीज़ों को सोचा था और इसकी वजह से फेल हुआ था ये। सबसे पहली चीज़ थी, इसने दोआब क्षेत्र में कर की वृद्धि कर दी थी। जो आपका गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है, दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहते हैं, और ये बहुत उपजाऊ रीजन होता है। यहाँ पर दोमट मिट्टी पाई जाती है और बहुत उपजाऊ होता है। लगभग सारी फसलें यहाँ पर उगाई जा सकती हैं। गेहूँ वगैरह का बहुत तगड़ा प्रोडक्शन होता है यहाँ पे। तो ऐसे क्षेत्र में जहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा था, वहाँ पर इसने क्या किया, कर में वृद्धि कर दी। 1326-27 के टाइम पे इसने कर में वृद्धि कर दी थी वहाँ पे। अब किस्मत कहिए या क्या कहिए, उस साल जिस साल इसने कर में वृद्धि करी, सूखा पड़ गया। इस पूरे क्षेत्र में सूखा पड़ गया। अनाज का उत्पादन एकदम बेकार हुआ। लेकिन फिर इसके अधिकारी जो थे, इसके आदेशों का पालन कर रहे थे बिल्कुल निरंकुशता से। उन्होंने कर वसूलने में, उन्होंने लगान वसूलने में कोई भी वो नहीं दिखाया, कोई भी रहम नहीं दिखाया। बेरहमी से कर वसूला। और एकाध दो उसके बाद में क्या होता है, एकाध दो फसल के बाद में क्या होता है, जब ज़्यादा समय तक ये सूखा चलता रहता है, तो लोग, कृषि से ये स्थिति हो गई थी कि लोग कृषि छोड़ छोड़कर जंगलों में जाके रहना स्वीकार कर रहे थे, जो कृषक थे। क्योंकि उनको डर था कि अगर वो खेती करेंगे भी, तो ज़रा सा भी खेती करने पे वो उनके अधिकारी आएंगे, सुल्तान के अधिकारी आएंगे, वो जबरन पैसा वसूलेंगे। तो इसकी वजह से कृषि में बहुत ज़्यादा लॉस होता है। और उस साल जो है, मतलब कृषि बहुत कम हो जाती है 2-3 सालों तक। इसके बाद में दरअसल 2-4 दिक्कतें ये थी इसके टाइम पे
इसका साम्राज्य जो है दक्षिण की तरफ भी विस्तार कर रहा था। दक्षिण की तरफ में भी इसका काफ़ी सारा एरिया आता था और दिल्ली पे लगातार मंगोल आक्रमण हो रहे थे। दिल्ली की रक्षा करना अब सुल्तान के लिए महंगा पड़ रहा था। तो इसकी वजह से इसने क्या किया, इसने सोचा कि यार राजधानी को एक काम करते हैं, थोड़ा सेंटर में ले जाते हैं इंडिया के, जहाँ से, चूँकि ये भी तो समस्या थी कि इसके पहले के भी जो सुल्तान थे और राजा वगैरह थे पुराने काल में भी, वो दक्षिण भारत में अभियान करने के बाद दक्षिण भारत को जीत तो लेते थे, लेकिन वहाँ पर डायरेक्ट शासन व्यवस्था नहीं स्थापित कर पाते थे। वहाँ उनको किसी एक राजा को जिसको उन्होंने जीता उसे पैसे ले लेते थे या उसके बदले में कुछ सालाना उनसे टैक्स लिया करते थे, यही कर पाते थे। डायरेक्ट शासन नहीं स्थापित कर पाते थे क्योंकि दिल्ली बहुत दूर पड़ती थी और कनेक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं थी। तो इसने क्या किया, इसने सोचा कि कहीं सेंट्रल इंडिया में जाके और वहाँ पे अपनी राजधानी ट्रांसफ़र करते हैं। और इसका एक और कारण भी था, क्योंकि इसके काम बड़े उल्टे सीधे थे। इसके तुगलकी फरमान, ये वर्ड आज भी चलता है, इसके फरमान ऐसे ऐसे रहते थे बिना सिर पैर के। इसकी वजह से जो अमीर थे, जो सरदार लोग थे वहाँ के, जिनके पास पावर थी, वो बड़े नाराज़ हो गए थे इससे। जो उलेमा वगैरह थे बड़े नाराज़ चल रहे थे इससे। इसकी वजह से क्या होता था, इसको लोग पत्र लिख लिख के और उसमें बहुत भद्दी भद्दी गालियाँ लिख लिख के इसको भेजते थे, जिससे एकदम परेशान हो गया था ये। और इसने कहा था कि मैं उस दिन सबसे चैन की सांस लूँगा जिस दिन मैं दिल्ली में एक भी चिराग जलता ना देखूं। इसने क्या किया, अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी में ट्रांसफ़र कर दी। और इसने सिर्फ राजधानी ही नहीं ट्रांसफ़र करी, इसने ये जनता में आदेश दिया कि सिर्फ राजधानी ही नहीं ट्रांसफ़र होगी, मतलब सारे राज्य की चीज़ें ही नहीं ट्रांसफ़र होंगी। यहाँ दिल्ली का एक एक व्यक्ति, दिल्ली में रहने वाला एक एक व्यक्ति दौलताबाद जाएगा, वहाँ पे देवगिरी में जाएगा और वहाँ पे रहेगा। यहाँ की सारी चीज़ें मुझे वहाँ पे चाहिए। बहुत लंबी दूरी थी, महाराष्ट्र में दौलताबाद पड़ता है और दिल्ली यहाँ पे थी। इतनी लंबी यात्रा करने में हर कोई सक्षम नहीं था, किसी की उम्र कुछ थी, कोई स्वास्थ्य के दृष्टि से किसी की स्थिति नहीं सही थी, किसी के पास इतना पैसा नहीं था। हालांकि इसने काफ़ी सारी व्यवस्थाएं करी थी, मतलब रास्ते में खाने पीने के, ठहरने के इंतजाम किए गए थे। लेकिन फिर भी क्या हुआ, लोगों को जलवायु वहाँ की भी नहीं पसंद आई, रास्ते में भी बहुत सारी दिक्कतें हुई और बहुत ज़्यादा लोग मारे गए रास्ते में। यहाँ से दिल्ली से दौलताबाद जाते हुए बहुत ज़्यादा लोग मारे गए। वहाँ जब ये पहुँचे तो काफ़ी ज़्यादा लॉस भी हो चुका था। और वहाँ पहुँचने के बाद में क्या होता है, ये लोग काफ़ी टाइम तक रह भी नहीं पाते हैं, लोगों को वहाँ की जलवायु समझ में भी नहीं आती है। सुल्तान को खुद भी ये चीज़ समझ में आने लगी थी। और एक चीज़ इसके समझ में आने लगी थी कि अब दिल्ली पे कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि लगातार मंगोलों के आक्रमण हो रहे थे। और दिल्ली अगर हाथ से जाता, दिल्ली का उत्तर भारत का क्षेत्र जाता तो सब कुछ जाता, क्योंकि मेन जो है इनको आय की प्राप्ति जो होती उधर ही उत्तर भारत के ही एरिया से हो रही थी। तो इसने फिर से जो है, इसके दिमाग में आया कि यार मैंने ये गलती करी और अब वापस दिल्ली चलते हैं। तो जो दिक्कत लोगों को दिल्ली से दौलताबाद आने में हुई थी, वही दिक्कत वापस दौलताबाद से दिल्ली जाने में हुई। और बहुत ज़्यादा, मतलब जान माल की हानि हुई, बहुत लोग परेशान हुए। ये सारी चीज़ें इसके उसमें देखने को मिलती हैं। इसके बाद इसने एक और बहुत फ्यूचरिस्टिक काम किया था, जो कि उस टाइम तक कहीं देखने को नहीं मिलता है। तो इसने क्या किया था, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। जैसे आजकल हम जो सिक्के यूज़ करते हैं, जैसे हम नोट जितने का यूज़ करते हैं, मान लो 500 रुपये का नोट है, तो क्या उस 500 रुपये के नोट की, जो एक्चुअल हाथ में हम नोट लेते हैं, क्या उसकी 500 रुपये वैल्यू है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो तो एक सादा कागज़ का टुकड़ा है। 5 रुपये 10 रुपये लगभग उसको लागत आती होगी उस कागज़ के टुकड़े को छापने की। वो 500 रुपये को प्रदर्शित करता है। वो आपको, जैसे उसमें लिखा रहता है, मैं धारक को 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, वो एक्चुअल में उसकी वैल्यू नहीं है। वो आप कहीं पे खर्चा करेंगे, कहीं पे आप उसको कैश कराएंगे, तो उसकी वैल्यू 500 भारतीय रुपयों के बराबर होगी। वो ऐसा है, वो बिल है। तो इस टाइप की करेंसी को सांकेतिक मुद्रा कहते हैं। जबकि सोने वगैरह का क्या है, पहले सोने के सिक्के चला करते थे, तो सोने का सिक्का अगर वो मुड़ भी जाता था, तुड़ भी जाता था, तो वो तो था सोना ही, उसकी एक्चुअल में वैल्यू उतनी होती थी। तो दिक्कत क्या हो रही थी कि राजकोष में सोने चांदी घट रहे थे, सोना चांदी अब घट रहा था, तो सिक्के कैसे जारी किए जाएँ। तो इसने सांकेतिक मुद्रा प्रचलन में लाई। सांकेतिक मुद्रा प्रचलन में कैसे लाई, इसने तांबे के, पीतल के कई सारे सिक्के जारी किए और उसका मूल्य जो है ये टंका के बराबर कर दिया, जो चांदी का टंका था उसके बराबर कर दिया। तो इसने बहुत सारे सिक्के जारी किए। अब क्या हुआ, हर घर में कहा जाता है कि जब इसने सिक्के जारी किए तो साल 1.5 साल के अंदर ही लोगों को पता चल गया कि वो सिक्के कैसे बनाए जा सकते हैं। और कहा जाता है कि घर घर टकसाल बन गया था। इसके शासनकाल में जब इसने सांकेतिक मुद्रा चलाई थी, हर घर में एक टकसाल बन गया था। हर घर में सिक्के, मिंट्स बन गए थे और लोग सिक्के खुद से डाल रहे थे। और इसका परिणाम यह रहा कि जल्दी ही पूरा मार्केट जो है ये नकली सिक्कों से बढ़ गया। और वापस जल्दी ये सुल्तान को समझ में आ गया कि ये फैसला फिर से गलत चला गया मेरा,
और उसको सारे सिक्के वापस लेने पड़े। अब इसने जितने सिक्के जारी किए थे उसके कईयों गुना ज़्यादा सिक्के वापस में इसको सुल्तान को मिल जाते हैं और सुल्तान खुद भी नहीं पहचान पाता है कि कौन सा असली है और कौन सा नकली। बदले में इसको बहुत ज़्यादा चांदी के सिक्के लोगों को देने पड़ते हैं। तो ऐसे इसका बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है और ये योजना भी इसकी विफल ही रहती है। इसके बाद फिर चौथा जो है इसका एक अभियान था। इसने एक और फ्यूचरिस्टिक काम किया था। इसने सोचा कि यार हर बार अफ़गानिस्तान के क्षेत्र से, उधर ईरान के क्षेत्र से, सेंट्रल एशिया के क्षेत्र से, वहीं से हम लोगों पे आ रहा आक्रमण होते हैं, हम लोग क्यों नहीं जाके कर सकते हैं। हम लोग भी तो एफिशिएंट हैं, हम लोग भी जाके वहाँ पे खुरासान कराचिल के खुरासान वगैरह के आसपास में आक्रमण कर सकते हैं। तो इसने प्लानिंग करी, लगभग साल भर तक एक बहुत बड़ी सेना तैयार करी, साल भर तक का उनको एडवांस में वेतन दे दिया, बहुत बढ़िया से घोड़े वोड़े सब तैयार किए, हथियार औजार तैयार किए। और वहाँ पे ये इसने इसलिए किया क्योंकि खुरासान में जो थी सेंट्रल एशिया में, वहाँ पे कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं हो पा रही थी। वहाँ पे जो राजतंत्र था वो बड़ा अस्त व्यस्त चल रहा था उस बीच में। और इसने जब तक तैयारी करी, साल भर बीता, तब तक वहाँ पे अच्छा एक शासन व्यवस्था स्थापित हो गई। तो ये अल्टीमेटली वहाँ पे हमला भी नहीं कर पाया, तो इसका ये भी फेल गया। अब इसी खुन्नस में बैठा था कि साला इतनी आर्मी जो है, इतना मैंने पैसा खर्चा कर दिया आर्मी पे और हमला भी नहीं कर पाया। तो इसके दिमाग में आया कि लाओ इसका कहीं यूज़ किया जाए। तो हिमाचल के क्षेत्र में थोड़ा सा, हिमाचल और लद्दाख वगैरह के क्षेत्र में एक प्रदेश पड़ता था उस टाइम पे, कराचिल बोलते हैं। कराचिल में एक कोई पहाड़ी शासक था, उस पर इसने हमला करने का सोचा कि उधर हमला करके चलो इधर इसी बहाने वो करते हैं, इसी बहाने कुछ आर्मी का वो करते हैं, जितना पैसा इस पर गया है उसे वसूल करते हैं कुछ। इसने, कहा जाता है कि हमला किया था और हमला करने के बाद में वहाँ जो इसकी पूरी बड़ी सी सेना गई थी, वहाँ से लौट के शायद 8 या 9 सिपाही वापस लौट के आए थे जिंदा, बाकी सब बर्फ़ में दफन हो गए थे। तो ये इसके अभियानों का सच था, एकदम बोगस गए थे सारे अभियान, इसके फेल गए थे। इसी की वजह से इसको बहुत एकाध वो है, शायद बर्नी ने एक कथन कहा था कि इसके मरने के बाद ये कथन कहा था कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। तो वो भी लोगों से एकदम परेशान हो चुका था और लोग भी उससे एकदम परेशान हो गए थे, सब उससे मुक्ति चाह रहे थे। तो इसके बाद में फिरोज शाह तुगलक जो है राजा बनता है। फिरोज शाह तुगलक 1351 में राज्याभिषेक करा के गद्दी पर बैठता है और ये एक अच्छा शासक था। लेकिन ये अच्छा शासक इस अर्थ में था क्योंकि इसने जनता का भला चाहा, इसने कुछ तुगलकी फरमान नहीं जारी किए, जिसके लिए मोहम्मद बिन तुगलक फेमस था। ऐसे कुछ काम नहीं किए इसने, आदेश बहुत गंदे वाले नहीं जारी किए, जनता के भले की सोची। लेकिन ये एक अच्छा प्रशासक नहीं था, एक अच्छा सेनापति नहीं था, एक अच्छा जो है मिलिट्री लीडर नहीं था। इसकी वजह से इसके शासनकाल में बहुत सारी ज़मीन जो है चली जाती है, बहुत सारा क्षेत्र इसके कंट्रोल से चला जाता है। जो मोहम्मद बिन तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे भी बहुत सारा क्षेत्र जो है इसके हाथ से चला जाता है, जैसे बंगाल वगैरह का क्षेत्र इसके अधिकार से चला जाता है। तो ये भी ये कब्जा नहीं पाया और इसके आने के बाद में भी दक्षिण के कई राज्य जो है स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। तो उसके लिए भी इसने कुछ बहुत, उसको वापस लेने के लिए कोई बहुत इसने कोशिश नहीं करी। और फिर ये मतलब एक तरीके से कहा जाए तो एक अच्छा रूलर बन के रह गया, एक अच्छा गार्जियन बन के रह गया, एक अच्छा रूलर नहीं बन पाया। तो इसने क्या किया, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो इसने 24 कष्टदायक कर जो उस टाइम पे लगे हुए थे सारे ख़त्म कर दिए। इसने सिर्फ 4 कर बचाए थे, खम्स, खराज, जजिया और जक़ात। खराज, खम्स और जजिया जक़ात, ये 4 कर जो हैं ये रह गए थे। और बाकी जो है इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया लागू किया। ऐसा करने वाला ये पहला मुस्लिम शासक था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू किया था। और इसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया था अपने शासनकाल में। इसने 5 बहुत बड़ी बड़ी नहरें बनाई थी और ये सबसे ज़्यादा फेमस था अपने नगर बसाने के लिए। इसने लगभग पूरे भारत में 300 से ज़्यादा शहर बसाए थे। हिसार नाम का शहर जो आजकल हरियाणा में पड़ता है, पहले हिसार फिरोजा के नाम से जाना जाता था, इसी नाम से इसने स्थापना करी थी उसकी। फिरोजाबाद, फरीदाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर, ये सारे इंपॉर्टेंट नगर हैं जो इसके द्वारा बसाए गए थे। और इसने क्या किया था, इसने लड़कियों, महिलाओं, विधवाओं, इन सब के लिए दीवान खैरात बनवाए थे, इसमें दान दिए जाते थे जो गरीब महिलाएं वगैरह होती थी, विधवा वगैरह होती थी। इसने खिजराबाद और मेरठ से 2 अशोक के स्तंभ ला के और इसको दिल्ली में स्थापित करवाए थे। इसने दीवान बंदगान की स्थापना करी थी। इसने गुलामों का ख्याल रखने के लिए एक दीवान बंदगान बनाया था और उसमें लगभग कहा जाता है कि पूरे सल्तनत काल में सबसे ज़्यादा गुलाम जो है इसी के उसमें थे, इसी के शासनकाल में थे। इसी के पास लगभग 1,80,000 गुलामों का मालिक था ये। और इसने सैन्य पद जो है वंशानुगत कर दिए गए थे, जितने भी सैनिक थे उनके पुत्र भी अब सैनिक ही होंगे, ऐसा इसने हेरिडेटरी व्यवस्था कर दी थी। इसने फतूहात फिरोज शाही के नाम से अपनी आत्मकथा लिखी हुई थी। इसके दरबार में 2 लोग रहा करते थे, 2 इतिहासकार रहा करते थे, 2 बड़े राइटर रहा करते थे। एक का नाम था शम्स सिराज अफ़ीक और दूसरा जियाउद्दीन बर्नी।
इसको इसने अपना संरक्षण प्रदान किया था। इसने 2 चांदी के सिक्के, चांदी और तांबे के मिश्रित सिक्के चलाए थे, जिसको अद्धा और बिक कहा जाता है। ये आप याद रखेंगे, बहुत बार क्वेश्चंस में पूछा गया है, अद्धा और बिक। इसके बाद में इसने फिरोज शाह कोटला दुर्ग का निर्माण कराया था और इसकी 1388 में अंत में मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में फिर राजा बनता है नसीरुद्दीन महमूद तुगलक बनता है। ये 1388 से 1398 तक लगभग 10 सालों तक शासन करता है। इसी के शासनकाल में तैमूर लंग का आक्रमण होता है। तैमूर लंग क्या करता है, दिल्ली पर आक्रमण करता है और बहुत विध्वंसकारी आक्रमण था। इसके आक्रमण में क्या करता है, ये कटे सिरों की मीनार बना देता है दिल्ली में, और बहुत भयानक आक्रमण था, बहुत नृशंस हत्याएँ करी थी इसने। और ये इस वंश का नसीरुद्दीन महमूद तुगलक जो था, ये इस वंश का अंतिम शासक था। इसके बाद जो है 1398 में इस वंश का डिक्लाइन होता है, ख़त्म होता है। और इसी तैमूर लंग का एक वो था, एक सेनापति था खिज्र खां करके। तो इस खिज्र खां को इसने जो है उधर की डलही वगैरह की दीवानी दी थी। बाद में शासन बढ़ा करके ये काफ़ी बड़े हिस्से पे लोग शासन करते हैं। खिज्र खां जो है ये 1414 में शासन पे बैठता है, अपने गद्दी पे बैठता है और 1421 तक ये राजा रहता है। इसके बाद इसके 2 लड़के थे, एक फरीद खान, दूसरा मुबारक शाह। तो मुबारक शाह राजा बनता है और वो कुछ टाइम तक राजा रहता है, 1421 से 1434 तक। और ये सबसे फेमस राजा था, सबसे अच्छा राजा था इस उसका, सबसे बड़ा राजा था इस वंश का। इसके बाद ये फरीद खान का लड़का मोहम्मद शाह जो था, ये राजा बनता है और अंत में आलम शाह के साथ ये वंश खत्म होता है। तो देखते हैं इसको। तो ये जो था खिज्र खां, ये तैमूर का प्रतिनिधि बन के जो है भारत में शासन करता है। उसका दरअसल तैमूर लंग का एक पुत्र था, शाहरुख नाम था। ये उसको जो है नजराने भेजा करता था, यहाँ से जो टैक्स की प्राप्ति करता था ये उसको भेजा करता था। और इसने जो है स्वयं को पैगंबर मोहम्मद का वंशज भारत में बताया हुआ था। इसने क्या किया, मोहम्मद शाह ने जो इसके बाद राजा बनता है मोहम्मद शाह ने, इसने सुल्तान की उपाधि धारण करी थी, इसने शाही की उपाधि धारण करी थी। और उसके बाद में मोहम्मद शाह के दरबार में ही एक इतिहासकार रहता है जिसका नाम हमने बहुत ज़्यादा सुन रखा है, याहिया बिन अहमद सरहिंदी। इसके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा गया है, इसकी बुक्स के बारे में पूछा गया है। इसने तारीख़ मुबारक शाही नाम की पुस्तक लिखी है, जो इसकी मुबारक शाह की जीवनी है कह सकते हैं। और इसके बाद में इसने मुबारकाबाद नाम का शहर बसाया हुआ था इस मुबारक खान ने। और इसके बाद में बस इतना ही पढ़ना है इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है, आप राजाओं के नाम याद रखेंगे। उसके बाद हम पढ़ते हैं लोधी वंश के बारे में। तो लोधी वंश की स्थापना 1351 में होती है और 1526 तक अल्टीमेटली ये चलता है, जब तक ये आपका पानीपत का प्रथम युद्ध नहीं हो जाता है। तो सबसे पहला शासक था इसका बहलोल लोधी। बहलोल लोधी ने इस वंश की स्थापना करी थी। इसके बाद में आता है सिकंदर लोधी, और ये इस वंश का सबसे बड़ा शासक था। इसके बाद फिर ये इब्राहिम लोधी शासक बनता है और इसी के साथ ये साम्राज्य खत्म हो जाता है। तो देखते हैं थोड़ा सा। बहलोल लोधी ने ये बहलोल सिक्का नाम का एक सिक्का चलाया था, आप याद रखेंगे, बहलोल लोधी का चलाया हुआ है। सिकंदर लोधी इस वंश का सबसे प्रमुख शासक था। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि आगरा की स्थापना किसने करी थी, तो आप बिल्कुल याद रखेंगे सिकंदर लोधी के स्थापित किया हुआ ये नगर है आगरा जो है। क्योंकि अकबर ने बहुत सारा निर्माण कार्य, अकबर कह रहा हूँ, शाहजहाँ ने बहुत सारा निर्माण कार्य आपके आगरा में कराया था। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होकर ये शाहजहाँ को टिक कर देते हैं, बल्कि इसके जगह पे इसका सही उत्तर सिकंदर लोधी होगा। 1504 में इसने आगरा की स्थापना भी करी थी और 1506 में अपनी राजधानी परिवर्तित करके इसने आगरा ट्रांसफ़र भी करी थी। और इसने भूमि पैमाइश करने के लिए इसने गज सिकंदरी या सिकंदरी गज के नाम से एक पैमाना बनाया था। तो ये सिकंदर लोधी जो था ये पढ़ा लिखा व्यक्ति था और गुलरुखी के नाम से, गुलरुखी के टाइटल से ये फ़ारसी में कविताएं वगैरह लिखता था, अपनी रचनाएं लिखता था। और इसके बाद में फिर राजा बनता है आपका इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी और राणा सांगा के बीच में काफ़ी सारी अनबन चल रही थी। और इसका जो है इसके साथ में ये तोखली का युद्ध होता है। माफ़ कीजिएगा, मैंने डेट गलत लिखी है, आप लोग इसको सही कर लीजिएगा। बल्कि मैं आपको जो नोट्स भी दूंगा उसमें भी ये सही रहेगा। ये 1518 है, मैंने गलती से 28 कर दिया था। 1518 में इब्राहिम लोधी और राणा सांगा के बीच में तोखली का युद्ध होता है। और इसके बाद में ये पूरा सल्तनत काल और ये लोधी वंश ये साथ ही साथ दोनों खत्म हो जाते हैं 1526 में। 21 अप्रैल 1526 को जब प्रथम पानीपत का युद्ध होता है और उस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया था। उसमें हराने के साथ साथ ही उसने भारत में मुगल वंश की स्थापना करी थी। और इब्राहिम लोधी ऐसा पहला सुल्तान बनता है जिसकी डेथ युद्ध भूमि में लड़ते हुए हो गई थी। इसी के साथ में हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। हम लोग लगभग सारी चीज़ें ख़त्म कर चुके हैं इस सल्तनत काल की। थोड़ी सी विशेषताएं वगैरह बची हुई हैं, वो मैं एक वीडियो एक्स्ट्रा ला के आपको पढ़ा दूंगा। सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी और बिल्कुल भी एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं आएगा आपके उसमें मेरे सिलेबस से। मैं जितना पढ़ाऊँगा यकीन रखें बिल्कुल उतना आने वाला है। आप लोग ध्यान से पढ़ें, हो सके तो नोट्स बना लें, वरना मैं अगर आप बोल रहे हैं तो मैं नोट्स आपको PDF में प्रोवाइड करा दूँगा। आप उसको प्रिंट कर लीजिए और उससे भी आपका काम चल सकता है। काफ़ी अच्छे पेजेस हैं।
तो आप देख सकते हैं जैसे आपको समझ में आए। बाकी अपनी पढ़ाई जारी रखें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।